हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो आज एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एरिया बिटवीन द कर्व, यानी इसको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के तहत रखा जाता है। तो 12th लेवल के हिसाब से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में हमारे पास यही एक टॉपिक है, एरिया बिटवीन कर्व। अब इसमें निकालना क्या होता है, हमें एरिया निकालना होता है किसके किसके बीच में, कर्व्स के बीच में। तो दो तरह से आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि देखो हमारे पास ऐसा हो कि जब यार एक ही कर्व हो और बोलेगा ए और बी तक के बीच में कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालो, तो ये वाला एरिया होगा। या कभी कभी एक दूसरी सिचुएशन दे दी जाएगी, एक कर्व ऐसे दे देगा और दूसरा कर्व ऐसे दे देगा, ठीक है ना, ऐसे कर देगा, ठीक है ना, ये इधर से जुड़ा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। दो कर्व है हमारे पास, इस कर्व का नाम fx रख दिया और इस कर्व का नाम gx रख दिया और बोलेगा कि एक काम करो, ये पॉइंट मान लो हमारे पास a है, ये पॉइंट b है, ठीक है। a और b के बीच का सारा एरिया निकालो, दोनों कर्व के बीच का। तो इस बार दोनों कर्व के बीच का एरिया ऐसा हो जाएगा। इस बार एक्स एक्सिस नहीं लेंगे, एक्स एक्सिस तभी लेते हैं जब हमारे पास एक ही कर्व हो। दो कर्व है तो दो कर्व के बीच का एरिया लेते हैं, ठीक। अब ये निकलता कैसे है, ये निकलता है इंटीग्रेशन की मदद से। कैसे इंटीग्रेशन की मदद से निकलता है, तो आज का मेरा पहला लेक्चर केवल ये समझाने में लगेगा कि कैसे इंटीग्रेशन एरिया के लिए यूज होता है ना। तो ये मैं बताता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना, पहला लेक्चर है। अगर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं भी पढ़ाया तो समझाने में हम इतना टाइम देंगे, तो पहला लेक्चर पेशेंस रख के सुन लेना पूरा, ठीक है। कि अगर सर पहले लेक्चर में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं ना, माहौल बनाने में भी टाइम लगता है, ठीक। तो फिर जैसे कि अब मान के चलो, जैसे मैं अब बात करूँ आपको कि जैसे मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट हुआ ना, तो मेंसुरेशन सबसे पहले आ गई एरिया निकालने के लिए, सरफेस एरिया निकालने के लिए, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए, कोन का, सिलेंडर का, ठीक है ना, क्यूब का, क्यूबॉइड का, ये सब, या सर्कल का इवन है। तो इन सब का एरिया निकालने के लिए या वॉल्यूम निकालने के लिए मेंसुरेशन में फॉर्मूलेज आ गए। जैसे कि मैं आपको कुछ बता दूं, जैसे कोन है, कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल होता है। टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस नीचे का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन 2 पाई आर। वो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच क्यूब। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, सब फार्मूले हैं। इसका मतलब सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ आर रेडियस होती है। तो ये सब मेंसुरेशन में फार्मूले गिवन होते हैं और हम 9th-10th में पढ़ते भी हैं। अच्छा, सर्कल को छोड़ दिया जाए तो जितने भी फिगर हमारे पास बनते हैं जिनके हमें एरिया निकालने होते हैं, चाहे वो कोन हो, सिलेंडर हो, क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, सब स्ट्रेट लाइन फिगर होते हैं कि नहीं होते हैं, एक सीधी रेखा से खींच के बनाए जाते हैं, स्ट्रेट लाइन फिगर्स इसलिए उनको बोलते हैं। लेकिन जानते हो ये समस्या तब आई जब एक ऐसा प्रॉब्लम दे दिया गया जो कुछ ऐसा था कि भाई ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, और कहा कि ये ऐसे हमारे पास कर्व है जिसका नाम है y बराबर एफ एक्स, और आपको एरिया निकालना है a से b के बीच में। तो मेंसुरेशन का कोई भी फार्मूला यहाँ पर हेल्प नहीं कर पाया, क्योंकि मेंसुरेशन का जो फार्मूला होता है या तो परफेक्टली एकदम सर्कल जैसा हो कुछ, तब उसके लिए फार्मूला बना देगा, या सर्कल दिख जाए, या फिर कोई स्ट्रेट लाइन फिगर हो। तो हमें ए और बी के बीच फंसा हुआ कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया चाहिए, यानी ये वाला एरिया चाहिए। तब लोगों ने यहाँ पर दिमाग लगाना स्टार्ट किया, तो फिर क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेंसुरेशन का कोई भी फार्मूला यूज करने के स्थिति में नहीं थे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन फिगर था। फिर लोगों ने एक सोचा कि यार एक काम करें, इसके छोटे 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 ट्राइंगल्स में हम बांट दें, ट्राइंगल्स नहीं सॉरी रेक्टेंगल्स में बांट दें और बराबर उसकी चौड़ाई रखें। तो लोगों ने काटना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ऐसे, यार ये सीधी लाइन नहीं बन रही, तो ऐसे 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 करके उसने स्ट्रिप को काटना स्टार्ट किया और हर स्ट्रिप की चौड़ाई सेम रखी एक्स एक्सिस पे। तो हर एक स्ट्रिप की जो विड्थ है उसको dx कह दिया, ठीक है। हमारे पास जो पहली स्ट्रिप है ये वाली, उसको f1 नाम दे दिया, दूसरी स्ट्रिप को f2 नाम दे दिया, ऐसे करते करते बीच वाली को fk, ऐसे करते करते लास्ट वाली को fn नाम दे दिया, यानी कि n स्ट्रिप काट दी गई, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर निकालते हैं एरिया ऑफ वन स्ट्रिप, एरिया ऑफ
y बराबर एफ एक्स ग्राफ है ना, इसलिए उसकी ऊंचाई f लिया है। अब f की वैल्यू हर जगह अलग अलग होगी, वो तो x पे डिपेंड करेगा ना कि x कुछ रखा और उसके बाद एफ एक्स आ गया। नाउ एरिया ऑफ वन स्ट्रिप का मतलब मैं kth स्ट्रिप की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब देखो, जब हमने इसको ऐसे टुकड़ों में काटा तो हमें कुछ रेक्टेंगल जैसा दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा, और जहाँ रेक्टेंगल दिखने लगा वहाँ हम एरिया लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ हमारे पास क्या है, एफ के है kth स्टेप की, तो एफ के एक्स। यहाँ पर मैंने एफ के लिखा हुआ है, असल में वो पूरा फंक्शन लिखने के लिए ब्रैकेट एक्स, लेकिन जगह कम है इसलिए मैंने सिर्फ एफ के लिखा। तो एफ के एक्स और इंटू विड्थ कितनी है, सारी स्टेप की चौड़ाई बराबर है यानी डी एक्स है, तो एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये एरिया ऑफ वन स्टेप हो गया। अब क्या किया जाए, सारा एरिया, अगर सारी स्टेप के एरिया को जोड़ लिया जाए तो एक्चुअल एरिया आ जाएगा। ये कंसेप्ट लोगों ने लगाया। तो नाउ जो हमारे पास अब अगर एरिया की बात करी किसी ने कि भाई अपने को टोटल एरिया चाहिए, तो उसने क्या करा कि भाई ये करो कि हम एफ के जगह एफ आई कर दो, एफ आई एक्स और इंटू डी एक्स और समेसन लगा दो, आई की वैल्यू बोल दो 1 से लगा के n तक जाएगी। तब आई की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो f1 dx हो जाएगा, यानी पहले स्टेप का एरिया। अगर 2 रखोगे आई की वैल्यू तो हमारे पास क्या हो जाएगा, f2, यानी कि दूसरी स्टेप का एरिया। ऐसे रखते चले जाओगे n तक, n रखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, fn इंटू dx, यानी कि आखिरी वाले स्टेप का एरिया। अच्छा, इन सारा एरिया निकाला और उसके बाद क्या लगा, समेसन, यानी सबको जोड़ दिया, तो ये हमारे पास एरिया आ गया। इस तरह से निकला एरिया, ठीक है। लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या है कि जो एरिया असलियत में जितना एरिया होगा ना, ये उतना एरिया नहीं निकला है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो करेक्ट एरिया नहीं है, ठीक है। करेक्ट एरिया क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि जो हमने फॉर्मूला लगाया है वो कौन सा लगाया है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाया है। और रेक्टेंगल में सारी साइड सीधी होती है कि नहीं होती है, लेकिन ये ऊपर ऐसे सांप जैसा गया हुआ है, तो ऊपर वाली लाइन सीधी तो नहीं हो सकती। इसका मतलब फॉर्मूला मैंने रेक्टेंगल का लगाया है, लेकिन ये परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं है। हाँ, थोड़ा थोड़ा है, लेकिन ऊपर वाली ये देखा जाए तो रेक्टेंगल नहीं है। तब इसका मतलब एरिया ये गड़बड़ है, एरिया गड़बड़ है। अब बताओ, असल के एरिया से कम है कि ज़्यादा है, तो असल के एरिया से कम है। कैसे कम है, क्योंकि मैंने रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाया, तो पहले मुझे रेक्टेंगल देखना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, परफेक्ट रेक्टेंगल बना देता हूँ। ये ऐसे मैं रेक्टेंगल बना देता हूँ। ये हो गया और ये ऐसे। तो अब जाके ये जो ऊपर तिकोना थोड़ा सा ट्रायंगल जैसा छूटा हुआ है ना, ये एरिया छूट गया है, क्योंकि हमने रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाया तो रेक्टेंगल का ही एरिया निकलेगा। तो एरिया कितना छोटा, ऊपर जो ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ये इतना एरिया छूट गया है। तो जो असल में एरिया होगा उससे ये थोड़ा कम एरिया निकला है। तो इसका मतलब ये यार इनएक्यूरेट हो गया। तो फिर लोगों ने क्या सोचा, लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, इन जो स्ट्रिप को है ना, स्ट्रिप को और बढ़ाते हैं। अब स्ट्रिप कैसे बढ़ सकती है, सेम रीजन में, जब इनको और महीन काट के पतला कर दो। तो लोगों ने क्या करा, स्ट्रिप को और महीन करना स्टार्ट किया, यानी कि ऐसे। या फिर मैं एक बड़े एग्जांपल से बढ़िया यहाँ दिखा दूँ, जैसे यहाँ पर उन्होंने पट्टी को और आधा कर दिया। तो अब देखो, यहाँ पे ये रेक्टेंगल बच गया, तो ऊपर का थोड़ा बच गया ट्रायंगल, यानी कि इतना एरिया जो है, जो हम पूरा डार्क कर दे रहे हैं पट्टियाँ महीन करने पे, यानी स्ट्रिप को महीन करने पे इतना एरिया जो डार्क हो गया, ये वाला बढ़ गया। और महीन करा, अगर इसको जैसे महीन करा, तो फिर वही वाली कहानी कि ये एरिया जो है ना, इतना एरिया बढ़ गया। यानी कि अगर हम स्ट्रिप को महीन करते चले जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा असल एरिया के करीब पहुंचते चले जाएंगे। लेकिन अगर हमने महीन करा तो क्या सारा हमारे पास सॉल्यूशन मिल गया क्या? हाँ, अब मिल गया, बहुत हद तक हम करेक्ट आ गए। जैसे यहाँ पर हमने काटा तो ये वाला एरिया सही इतना आ गया, लेकिन फिर भी ट्रायंगल बचा हुआ है कि नहीं बचा है, यानी कुछ एरिया अभी भी छूट रहा है। फिर क्या करेंगे, फिर पट्टियों को और महीन करेंगे, फिर अगर बचा तो फिर और महीन करेंगे, फिर करेंगे और महीन करेंगे और काटेंगे। तो यहाँ तक और करते करते एक बात समझ में आई कि अगर इनफाइनाइट स्ट्रिप कर दी जाए तो लेंथ जो चौड़ाई ना, वो एकदम 0 के बराबर होगी, नेग्लिजिबल होगी। कहने का मतलब है, जब हमने इनफाइनाइट स्ट्रिप काट दी तो एक स्ट्रिप की जो विड्थ होगी वो एकदम ना के बराबर होगी। और जब किसी चीज़ की स्ट्रिप की
विड्थ अगर ना के बराबर है तो ऊपर जो कर्व लाइन है ना, कर्व लाइन, वो कर्व दिखेगी नहीं, क्या दिखेगी, एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। जैसे कि एक हमने सर्कल बनाया, ठीक है ना, सर्कल बनाया और सर्कल में बहुत छोटा सा, ये एकदम छोटा सा पोर्शन ले लूँ, इतना पोर्शन, इतना पोर्शन, जब इतने पोर्शन को देखोगे एकदम छोटे से पोर्शन को, तो वो सर्कुलर ना दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। इसीलिए अगर मैं इसमें क्या कर दूं, स्टेप्स की संख्या इतनी बढ़ा दूं, x के n यानी कि इन्फिनिटी कर दूं, इनफाइनाइट स्टेप काट दूं, तो हमारे पास जो स्टेप बचेंगी उनकी जो चौड़ाई होगी वो एकदम ना के बराबर होगी, और इसीलिए हमारे पास वो कर्व ना दिख के क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। और जैसे ऊपर वाला कर्व स्ट्रेट लाइन के जैसा दिखने लगा टुकड़ों टुकड़ों में, तो वहाँ पर वो परफेक्ट रेक्टेंगल बन जाएगा। और जैसे परफेक्ट रेक्टेंगल बना और वहाँ पर एरिया असल के एरिया के बराबर हो जाएगा। तो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल एरिया पाने के लिए फिर हम क्या करेंगे, जिसको हम बोले एक्चुअल एरिया, स्टेप को और महीन करें, और महीन करें। तो पहली बात तो ये हम लिखेंगे ही लिखेंगे, I फ्रॉम 1 to n f i x इंटू डी एक्स। अब हमें ये कैसे पता कि स्टेप को और महीन किया है, तो भाई n स्टेप काटी हैं और n स्टेप काट के हमने लगा दिया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब हमने अब n की वैल्यू इनफाइनाइट कर दी, यानी कि इनफाइनाइट स्टेप कर डाली हैं, तो अब जो एरिया निकल के आएगा वो असल के एरिया के बराबर निकल के आएगा। ये रहा जब हम किसी कर्व और एक्स एक्सिस के या दो कर्व के बीच का एरिया निकालते हैं, तो इस तरह का फंडा काम करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसमें क्या है, अब मैथमेटिशियन ने दिमाग लगाया कि यार ये समेशन का फॉर्मूला, फिर लिमिट लगाओ, ये इतनी तिकड़म करने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी बड़े आदमी ने इस पे काम किया और बोला कि ये देखो, ये सब की ज़रूरत नहीं है, इस सब को हम एक चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं, क्या, इंटीग्रेशन से। और फंक्शन के जगह चुपचाप fx dx रख दो, और कहाँ से कहाँ के बीच में चाहिए वो ऐसे रख दो, a और b। तो ये असल में एरिया निकालने का फॉर्मूला हुआ, जो कि इंटीग्रेशन की मदद से निकलता है, लेकिन उसके पीछे की बैकग्राउंड की कहानी ये है। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, मैं इतना मान के चलता हूँ कि थोड़ा बहुत बेसिक इंटीग्रेशन आपको आता है, फॉर्मूले और ये अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे रखें मैं डिस्कस कर दूंगा, आज का मेरा पहला लेक्चर है, डोंट वरी, बट मान के चलता हूँ थोड़ा बहुत यार क्लियर होगा, है ना। तो इतना आई होप समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन क्यों एरिया के लिए यूज होता है। ठीक ना, थोड़ा सा इंटीग्रेशन के आप फॉर्मूले भी जानते होंगे, और इंटीग्रेशन कैसे वर्क करता है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम कोई इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, a से b तक fx इंटू डी एक्स, ठीक है। जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ हमारे पास फंक्शन आएगा, जैसे gx आएगा। तो अभी हमने केवल और केवल इंटीग्रेशन करा है, अभी जो लिमिट a और b दी गई है ना, इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, बस जस्ट इंटीग्रेशन करा है fx का। तो एक दूसरा फंक्शन आ गया है gx। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर चुके होते हैं, देन हम रखते हैं g में क्या, पहले रखते हैं अपर लिमिट, ठीक है ना, अपर लिमिट, और माइनस करके उसी g में लिखते हैं लोअर लिमिट। तो यहाँ पर क्या, अपर लिमिट है b और लोअर लिमिट है a, तो ga हो जाएगा। इस तरह से डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, बस यही फंडा है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक दो एग्जांपल ले लेंगे कि जैसे मुझे इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का और -1 से लगा के 3 तक का, ये इंटीग्रेशन मुझे करना है। तो देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देंगे, जो कि आ जाएगा x³/3। तो ये बस इंटीग्रेशन हुआ है, और -1 से 3 तक लिमिट अभी रखना रह गया है। तो एक बार बताओ, 1/3 तो भाई बाहर ही रहेगा चुपचाप ऐसे। अब मुझे अपर लिमिट रखना है, तो बताओ एक्स की जगह अपर लिमिट 3 रखूंगा तो 3 का क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 3³ और माइनस, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस दिया गया है। और उसके बाद जब एक्स की जगह फिर क्या रखूंगा मैं, -1 रखूंगा, उसका क्यूब, ये आ गया। नाउ 1/3 और ये 3 3 3 27 हो गया, और -1 का क्यूब करोगे तो -1 ही आएगा, और तो माइनस माइनस यहाँ क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो 27 1 28 यानी कि 28/3 ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करते हैं। एक जैसे एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ आपके सामने।
जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई इंटीग्रेट करना है साइन एक्स को इंटू डी एक्स को, तो नो डाउट साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है। मान के चलता हूँ भाई, फार्मूले याद आते हैं आप लोगों को, बिल्कुल बेसिक फार्मूले। तो ये हमने साइन एक्स का इंटीग्रेशन करा है और कुछ नहीं करा, अभी लिमिट के साथ कुछ छिड़कानी नहीं करी है, यानी कि 0 से पाई अभी लिमिट रखना है। तो रखने में क्या होता है, देखो माइनस बाहर ले लो, अब कॉस में लिमिट रखो, तो कॉस अपर लिमिट रखोगे तो कॉस पाई और माइनस कॉस 0, तो ये हमारे पास आ गया माइनस, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होता है, और माइनस कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये माइनस बाहर और अंदर माइनस माइनस -2 हो गया। सो माइनस माइनस एक दूसरे को निपटाएगा तो 2 आ गया। ठीक है, एक सवाल और मैं ले लेता हूँ, बस इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैंने कहा 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x dx, ठीक है, e की पावर -x dx, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है नाउ। तो इसका फार्मूला भी बताया जाता है, नहीं भी बताया जाता है तो मैं बताता हूँ कि e⁻x का इंटीग्रेशन होता है -e⁻x। ठीक है, ये तो हमने इंटीग्रेशन कर लिया और लिमिट रखना रह गया 0 से इन्फिनिटी। अब बारी बारी से लिमिट रखते हैं। तो देखो यार, माइनस है ना, माइनस को बाहर ले लिया चुपचाप। अब हमने अपर लिमिट रखा तो e की पावर -इन्फिनिटी और -e⁻0। 0 बहुत लोग क्या करते हैं, हम -0 लिखते हैं, तो भाई -0 और 0 एक ही जैसा होता है, इसलिए अगर -0 की जरूरत पड़ती है तो वो ना लिख के अगर तुम 0 लिख दोगे तब भी काम हो जाएगा। अच्छा, एक बात यहाँ पर बताता हूँ, हमेशा याद रखना, बुक के एकदम कॉपी के फ्रंट पेज पे लिख लो कि e की पावर इन्फिनिटी वो इन्फिनिटी होता है, और e की पावर जो -इन्फिनिटी है वो क्या होता है, 0 होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, लोग भूल जाते हैं। ठीक, तो इस बात से ये बात समझ में आई कि माइनस बाहर रहने दो, e की पावर -इन्फिनिटी क्या होता है, 0 और माइनस। और एक चीज़ बताता हूँ, एनीथिंग, कोई भी दुनिया का नंबर हो, एनीथिंग, उसकी पावर 0 जो है ना वो 1 होता है। बस केवल सिर्फ यहाँ पर याद रखना कि बट वो जो एनीथिंग है ना, एनीथिंग ये 0 नहीं होना चाहिए। ये एनीथिंग अगर ये 0 हो गया ना, फिर वो 0 की पावर 0 बन जाएगा। याद करो, लिमिट में ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होती थी ना। ठीक है, तब इतना ज़्यादा पचड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस एक बात याद रखो कि एनीथिंग टू पावर वो 0 हो तो हमेशा 1 होता है, बस वो एनीथिंग 0 ना हो जाए, बस 0 की पावर 0 ना बन जाए, बस इतना ध्यान रखो। तो बताओ, ये 0 तो नहीं है e, और e की पावर 0 यानी एनीथिंग की पावर 0 1 होता है, नहीं होता, 1 रख दो। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको क्या बना देगा, +1 बना देगा। तो आई होप आपको इंटीग्रेशन की ये बातें समझ में आई हैं। नाउ अब हम फंडा बताने जा रहे हैं कि इंटीग्रेशन में आखिर हम लोग एरिया बिटवीन द कर्व निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो पहले मैं यार देखता हूं अपना वीडियो कितनी देर का हुआ है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ये बताने जा रहे हैं कि इंटीग्रेशन का रूल क्या है, एरिया बिटवीन द कर्व निकालने का फंडा क्या है। तो देखो, मैं जैसे यहाँ पर एक सिचुएशन लेता हूँ, ऐसे, तो जैसे मैंने एक कर्व बनाया ऐसे, इसका नाम दिया मैंने y = fx। ठीक है, ये हमारे पास y एक्सिस है और ये है हमारे पास x एक्सिस, और दूसरा कर्व है ऐसे, इसका नाम दे दिया y = gx। ठीक है, और ये दोनों कट कर रहा है इस पोजीशन पे, इसका नाम a है, और जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ x की वैल्यू कितनी है, p है। अब मुझे एरिया बिटवीन द कर्व निकालना है, तो ये एरिया निकालना है कि नहीं निकालना है, बिल्कुल ये एरिया निकालना है। तो इस एरिया को निकालने के लिए देखो हम एक काम करते हैं, एक वर्टिकल स्ट्रिप काटते हैं, खड़ी सीधी पट्टी काटते हैं। ठीक है, तो हमने एक टुकड़ा काट लिया यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर ये जो नीचे फंक्शन है उसको हम y लोअर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, और यहाँ पर ऊपर जो फंक्शन है इसको y अपर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये अपर, तो इंटीग्रेशन में एरिया निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है कि एरिया अगर आपको निकालना है ना, तो भैया आप पहले a से b तक निकालना है, तो a से b तक इंटीग्रेट कर दो, और फिर रखो y अपर माइनस y लोअर। ठीक है ना, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दो।
इसका मतलब एरिया निकालने का जो फाइनली फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ए से बी, और वाई पर क्या होता है, ऊपर जो फंक्शन मौजूद है, ऊपर जो फंक्शन मौजूद है उसका नाम क्या दिया गया है, एफ एक्स दिया गया है, ठीक है ना, एफ एक्स, और माइनस वाई लोअर क्या होता है, ये जो फंक्शन है, और इसका क्या नाम दिया गया है, जी एक्स। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, जी एक्स रख देंगे और इस पूरे को इंटीग्रेट कर डालेंगे और यहाँ से सॉल्व करके जो आएगा वो हमारे पास आएगा एरिया बिटवीन द कर्व। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल, और यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि देखो भाई अपने पास एक लाइन है, जैसे मैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है, तो ऐसे ऐसे, ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और एक लाइन भी खींच दी है मैंने y इक्वल्स टू x, ये लाइन का नाम है y बराबर x। तो ये दोनों थोड़ी देर के लिए मैं बता देता हूँ कि ये 0,0 पॉइंट है और ये हमारे पास क्या है, 1, तो ये 1,1 पॉइंट है, ठीक है ना। अच्छा 1,1 पॉइंट से हमें जरूरत, हमें तो बस ये देखना है x पे कहाँ तक आया, तो x पे कहाँ तक आया, 1 तक आया। तो कुल मिला के थोड़ा सा यार अच्छा सा फिगर बनाओ ना तो थोड़ा और ज़्यादा मजा आएगा। कुल मिला के क्या थोड़ा सा ये डीप कर दे रहा हूँ ऐसे, ताकि अपने को एरिया प्रॉपर दिखे। तो अपने को कौन सा एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए, एरिया बिटवीन द कर्व लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया चाहिए। तो ये एरिया जो चाहिए, इसको एक काम करते हैं भाई, हम इसको एक वर्टिकल स्टेप पे काट देते हैं, तो एक वर्टिकल स्टेप कट गई। अब एरिया निकालने के लिए अपने को फंडा क्या लगेगा, पहले बात कहाँ से कहाँ तक, तो x इक्वल्स टू 0 से लगा के 1 तक इंटीग्रेट करना है। तो क्या इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से 1। अब y अपर में कौन बैठा है, ये लाइन बैठा है, तो y अपर में y बराबर क्या है, x के बराबर है, तो ये हो जाएगा x माइनस y लोअर पार्ट में कौन है, पैराबोला को छू रहा है ये, तो पैराबोला किसके बराबर है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के बराबर है, और इसको हम कर देंगे इंटीग्रेट। तो हमारे पास फाइनली कितना आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, और अभी लिमिट रखना रह गया है 0 से 1। तो एक काम करो, पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो 1/2 माइनस 1/3 ये अपर लिमिट रखा, माइनस दोनों में 0 रखा, तो 0 गया काम से, कुछ नहीं, बस इसी को हमें सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 3 - 2 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज 1/6। यानी कि यार ये इसके अंदर का जो ये पूरा एरिया था ना, एरिया ये एरिया कितना होगा, 1/6 यूनिट होगा। दिस इज योर आंसर। तो इसका मतलब आपको कुल जमा फंडा तो पता हो गया है कि एरिया बिटवीन द कर्व में एरिया क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन की मदद से क्यों निकालते हैं, क्यों इंटीग्रेशन आया ऐसे कर्व के बीच में एरिया निकालने के लिए, और कैसे हैंडल होता है अपर माइनस लोअर। ये सारी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। अब यानी कि ये वाला वीडियो हम थोड़ा सा स्लो लेके चले हैं, लेकिन अब अगला वाला वीडियो आएगा जो उसमें, तो उसमें तरह तरह की बातें, तरह तरह के कर्व लेकर आएंगे और बिल्कुल अच्छी चीज़ें फटाफट बढ़िया डेप्थ पे चलेंगी चीज़ें। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बने रहना और बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।